अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की शुरुआत की थी। इस साल 2022 के लिए जो एक थीम चुनी गई है, इस वर्ष का थीम लोकतंत्र, शांति और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मीडिया की स्वतंत्रता के महत्व पर केंद्रित है। लोकतंत्र लोगों के बारे में और लोगों के लिए है। लोकतंत्र का मतलब होता है ना कोई राजा, ना कोई गुलाम, इसमें सब एक समान हैं। इसलिए आज मुद्दा आपका में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। रामकृपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सेंसर टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे भारत सरकार के पूर्व कानून सचिव सुरेश चंद्रा जी से। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजनीति विज्ञान के डॉक्टर सुनील के चौधरी जी। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सुनील जी, शुरुआत में आप ही से ही करूंगा। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, जाहिर तौर पे जब हम लोकतंत्र दिवस की बात करते हैं तो उसमें भारत के महत्व को दुनिया मानती है, लेकिन दुनिया भर में आज के दिन जो लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, लोकतंत्र की एक बहुत बहुचर्चित परिभाषा रही है, जनता के लिए जनता द्वारा शासन, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। इस भाव को, इस युक्ति को सबसे पहले यूनानी दार्शनिक ने कहा था, क्लियोन ने, कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, जिसको बाद में अब्राहम लिंकन जी ने एक प्रकार से सैद्धांतिकरण के रूप में देखा था। तो वास्तव में लोकतंत्र एक व्यवस्था ही नहीं, ये एक जनप्रतिनिधियों का व्यवहार है जो उनके कार्यों से परिलक्षित होता है जी। अगर हम लोकतंत्र और लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को देखें तो 20वीं शताब्दी से विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने लोकतंत्र के प्रकार को 3 लहरों के रूप में व्यक्त किया है। प्रथम लोकतांत्रिक लहर या प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान, द्वितीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान और तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान। अर्थात 20वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक हम देखते हैं कि लोकतंत्र जो है विश्व के बहुत सारे राज्यों के अंदर सुदृढ़ होता चला गया। और उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक शांतिपूर्ण तरीके से राजनीतिक परिवर्तन का द्योतक है। उदारीकरण के बाद 21वीं शताब्दी के आरंभ में अगर हम देखें कि कुछ ऐसे देश थे जो अभी भी अधिनायकवादी प्रक्रियाओं से, शासन व्यवस्थाओं से जूझ रहे थे और कहीं ना कहीं जनता को उनकी स्वतंत्रता, उनके अधिकार और उनके कार्य बहुत सीमित किए गए थे। तो 2007 में इस बात का महत्व रखा गया यूनाइटेड नेशंस के पटल पर कि लोकतंत्र समग्र विश्व में, वैश्विक व्यवस्था में एक परिवर्तन का द्योतक हो सकता है शांतिपूर्ण तरीके से। जाहिर तौर पे लोकतंत्र जैसी जो कार्यपद्धति है जिसके तहत सरकारें काम करती हैं, अलग अलग देशों में इसका अलग अलग स्वरूप भी नजर आता है। लेकिन सुरेश जी, अगर मैं दुनिया भर की बात करूं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, समय के साथ दुनिया में जिस प्रकार की उथल पुथल मची हुई है, जो लोकतांत्रिक देश दिखते थे उनके यहाँ भी खासी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बात चाहे फ्रांस की हो, बात चाहे अमेरिका की हो, बात चाहे दूसरे देशों की हो, इस प्रकार का एक बदलाव देखने को मिल रहा है। आप कैसे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस को? देखिए, अगर आप देखेंगे तो लोकतंत्र जहाँ है वहाँ मानवाधिकार हैं, जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पे सतत विकास है, और जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पे प्रेस की भी फ्रीडम है जी। तो इसका महत्व इसलिए हो जाता है और विश्व भर में हो जाता है क्योंकि अब आजकल न कि सिर्फ एक देश में लोकतंत्र की बात हो रही है, हम विश्व पटल पर भी अगर देखें तो जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है वो भी एक तरह का दर्पण है लोकतंत्र का जी। वहाँ पर भी एक साझेदारी है देशों की, जिस तरह की साझेदारी हमारे लोगों की कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी में होती है। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर हमें पूरे विश्व को आगे ले जाना है, विकास की ओर ले जाना है, मानवाधिकारों को संरक्षित करते हुए ले जाना है और सारे जितने हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना है,
तो शायद लोकतंत्र ही एक ऐसा विकल्प है, एक ऐसा साधन है जिससे हम विकास की ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन लोकतंत्र शांति और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मीडिया की स्वतंत्रता का जो महत्व है, जिस पर इस बार का थीम केंद्रित है, रामकृपाल जी आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो मीडिया की भूमिका को लेकर तमाम सवाल उठते हैं, तमाम पहलू उभर के सामने आते हैं। आप कैसे देखते हैं उस भूमिका को? देखिए मनोज जी, जो आपका ये सवाल है कि इसको लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई तारीफ करे, कोई आलोचना करे। तो ये मीडिया, जैसा आपने कहा कि लोकतंत्र मीडिया का है क्या? एक्चुअली मीडिया क्या है कि एक जो तंत्र होता है, सत्ता और आम नागरिक, जैसे लोकतंत्र का मतलब होता है कि सत्ता कहीं न कहीं से चलती हुई अंततोगत्वा वो लोक के हाथ में आ गई है। लोक सत्ता, लोक जो है वो ये राज्य सत्ता, उसको हम नहीं कहते हैं, वो लोक सत्ता है। लोक सत्ता है और लोग अपना प्रतिनिधि चुनता है, लेकिन सत्ता तो लोक की होती है। इसीलिए मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, आग्रह भी करता हूँ, कई अभी भी लोग, आज़ादी के बाद एक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी। भाई प्रजा क्यों है? हम आम आदमी नागरिक जो है वो सत्ता का मालिक है जी। तो हम प्रजा नहीं रहे। अब प्रजा से कहीं ना कहीं ये ध्वनित होता है कि जैसे हम अभी भी राजतंत्र की एक लेगेसी में कहीं हैं। राजा कौन है जो हम प्रजा हैं? हम लोग हैं। इसलिए मैं प्रजातंत्र नहीं कहता, मैं हमेशा लोकतंत्र कहता हूँ। और ये लोक सत्ता है। ये लोक सत्ता मनोज जी, चूंकि आज रेलिवेंस इसलिए है, देखिए बड़े प्रयास से आई है और बड़े भारी, हमारे तो दो विद्वान बैठे हुए हैं, ये लोग ज़्यादा जानते हैं, मैं तो एक पत्रकार हूँ। लेकिन हॉब्स जो था, जहाँ तक बहुत पहले की बात नहीं जानते हैं, लेकिन हॉब्स से चलिए अगर आप, हॉब्स पहला था कि जो कहता था एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी जो कुछ भी है इस धरती पर जी राजा का है, यानी देश हो चाहे जो भी हो राजा का है, आपकी जान भी राजा की है। जॉन लॉक ने थोड़ा सा उसमें कहा कि नहीं, सब कुछ तो आप ले सकते हैं लेकिन जान नहीं, क्योंकि जान देने वाले आप नहीं है, जीवन देने वाला कोई और है जी। तो वहीं से शुरू हुआ इनएलिजिबल राइट्स, अनपहरणीय अधिकार, जिसको अटल जी ने जाकर के जब वहाँ बोला था महासभा में तो शब्द दिया था उसका, अनपहरणीय अधिकार। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिनको कोई नहीं छीन सकता। यहाँ से कंसेप्ट बना फंडामेंटल राइट्स का, जॉन लॉक। उसके बाद रूसो जब उस क्रम में बढ़ता है तो कहता है कि भाई सिर्फ जान ही नहीं, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये तीन चीजें जी। उसके बाद फिर हिस्ट्री आगे बढ़ती है, फिर कई ये आता है लिव एंड लेट लिव, कि जियो और जीने दो। गांधी ने कहा कि इससे भी समाज में एक मुश्किल आएगी। एक बच्चा पानी में गिर रहा है, गिरा हुआ, हम उसे बचा सकते हैं, हम कह रहे हैं लिव एंड लेट लिव। तब गांधी ने कहा कि नहीं, ट्रस्टीशिप, तुम मेरे लिए जियो, मैं तुम्हारे लिए जीऊं, तभी सबका उदय होगा, सर्वोदय होगा। ये जी। तो एक मैं कहता हूं कि उसके बीच की जो सबसे दुनिया ने जो सबसे एक शासन पद्धति देखी है जो जिसमें जनता का प्रतिनिधित्व होता है, वो सिर्फ लोकतंत्र है जी। और आज इसका रेलेवेंस इसलिए बढ़ गया है कि आज दुनिया के सामने फिर जिस तरह दुनिया राजतंत्र से, चुनौतियों से, डार्क एज से निकल करके जिस तरह से आई है कि गैलीलियो ने अगर कह दिया कि पृथ्वी घूम रही है तो उसको जेल में डाल दिया गया जी। तो जो एक आज़ादी के साथ, चाहे एक लोकतंत्र के साथ एक कहा जाता था कि लोकतंत्र में आर्थिक प्रगति बड़ी धीमी होती है, आज के हिंदुस्तान ने इस चीज को भी झुठला दिया। जी। आज हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बिल्कुल बिल्कुल, भारत के लोकतंत्र की बात मैं जरूर करूंगा क्योंकि दुनिया के लिए भारत का लोकतंत्र एक मिसाल बना है। लेकिन मीडिया की भूमिका, क्योंकि जो इस बार का थीम है सतत विकास का लक्ष्य, डॉक्टर सुनील जी, और उसमें मीडिया की स्वतंत्रता की भूमिका आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लोकतंत्र में अगर जनता मालिक है तो मीडिया लोगों की आवाज है, सरकार और जनता के बीच एक पुल का काम भी मीडिया करती है। आप कैसे उस भूमिका को देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र के हमेशा तीन आधारभूत स्तंभों का जिक्र होता रहा है, व्यवस्थापिका,
कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन इसका चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ अब उभर कर आया है, जो इन तीनों स्तंभों को, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को न केवल संतुलित करता है, उत्तरदायी कराने का बोध कराता है, वो है मीडिया। और जब मीडिया की बात करते हैं तो प्रारंभ से ही, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लेकिन आज जो सोशल मीडिया जिस प्रकार से कार्यरत है पूरे विश्व में, उसने कहीं ना कहीं लोकतंत्र को और सुदृढ़ किया है। और जब 2007 की हम बात करते हैं तो 2007 का वो समय था जब उन अरेबिक नेशंस में, वेस्ट एशियन नेशंस में लोकतंत्र बहुत कमज़ोर था, या लोकतंत्र की भावना उस प्रकार से थी ही नहीं। 2007 के बाद अरब स्प्रिंग के माध्यम से जैसे वहाँ लोकतंत्र की लहर आई है, और बहुत सारे ऐसे जो देश हैं जो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की ओर अग्रसर हुए हैं, उसमें एक बहुत बड़ी जो भूमिका है वो मीडिया ने ही निभाई है। तो मीडिया का जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यही कारण है कि विश्व के बहुत सारे देशों में अब लोकतंत्र के लिए जनता सर्वोच्च, सर्वोप्रिय और संप्रभु है, वो उसका भी आगाज करती है। जी सुरेश जी, लोकतंत्र की सफलता जो है किस बात पे निर्भर करती है? देखिए, इसे हम कहते हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी, ये है आइडियाज़ का एक मार्केट प्लेस है, और इस पे किसी का भी अनफेटर्ड कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ए फ्री एंड फेयर। और ये जो फ्री आइडियाज़ हैं ये ही हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन लोगों के पास जाती है। लेकिन ये जो अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, ये अनफेटर्ड नहीं है, इस पे भी कंट्रोल है। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर कुछ एनजीओज या कुछ जो फॉरेन फंडेड बहुत सारे एनजीओज होते हैं, और वो अपनी इस अभिव्यक्ति को, इस फ्रीडम को यूज़ करते हैं जितने भी डेवलपमेंटल काम हैं जी, जितने भी डेवलपमेंटल काम हुए हिमालयाज़ में, रोड्स बनाने के, इसके कई जो हमारी फॉरेन फंडेड एजेंसीज थी उन्होंने रोका। तो जहाँ तक सफलता का सवाल है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ये एक इवोल्यूशनरी एक कंसेप्ट है, और हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से ही इसको मजबूती मिलेगी। लेकिन ये एक बैलेंस्ड होना चाहिए, और यही हमारे इसको डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटिव बनाएगी, यही डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगी। जी, मेरा ये मानना। जी, रामकृपाल जी, चुनौती क्या है लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी आज दुनिया के सामने? बात चाहे मैं आतंकवाद की करूं, विस्तारवादी सोच की जाए, या सैन्य शासन की जाए, ये ऐसे रूप हैं जो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने एक चुनौती बने हुए नजर आते हैं। आप कैसे देखते हैं इन चुनौतियों को? देखिए मनोज जी, बहुत अच्छा सवाल आपका था, और इसलिए आज की तारीख में आज जो हम अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मना रहे हैं इसलिए रेलिवेंट है। जैसा मैंने कहा ना कि इतिहास की एक प्रक्रिया अगर आप देखें, बहुत पीछे न भी हम जाएं, ट्राइबल एज और उसको छोड़ दें, तो एक जो यूरोप की डार्क एज, या जिसको कहते हैं कि हम राजतंत्र से फिर इधर लौटे हैं, एक सतत संघर्ष चल रहा है इस धरती पर। उसको अगर नटसेल में यूं कहें कि इक्वलिटी एट द कास्ट ऑफ लिबर्टी, जी, या लिबर्टी एट द कास्ट ऑफ इक्वलिटी। माना जाता था कि दो ही धाराएं हैं, यानी एक लेफ्ट और एक दक्षिण पंथ, एक वाम पंथ। लेकिन लोकतंत्र ने इसको कहा कि नहीं, सोशल डेमोक्रेट भी सत्ता में रहे। जब ये लड़ाइयाँ शुरू हुई लेफ्ट में, यानी सोवियत रसिया कह लीजिए और तमाम, एक दौर था जब 2/3 ये धरती जो थी वो लाल झंडे के नीचे थी, यानी तानाशाहियों की तरफ। अब देखिए तमाम संघर्ष जो होते थे वो रेड यानी वामपंथ और इसके लिए। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोकतंत्र उससे संघर्ष करता रहा चुपचाप, क्योंकि लोकतंत्र जो है उस तरह की लड़ाई नहीं लड़ता है। लोक सत्ता जो है वो हिंसक नहीं है, वो दूसरे ढंग से चलती है। धीरे धीरे क्या हुआ कि वे चीज़ें जो तानाशाहियों के प्रतीक थी वो कहते थे कि नहीं, बिल्कुल कम, एक तरह से उसको वो कहते थे सर्वहारा क्रांति और फलाना। लेकिन कुल मिलाकर के वो एक आधुनिक मोनार्की का रूप था। उसमें होता क्या था कि
सर्वहारा अधिनायकत्व जो है ये सिमटते सिमटते पार्टी अधिनायकत्व बन जाता था, और पार्टी अधिनायकत्व सिमटते सिमटते व्यक्ति अधिनायकत्व। नतीजा हुआ कि एक व्यक्ति की तानाशाही शुरू हो जाती थी, जिसके कारण वो जो वामपंथ वो था तानाशाही वो खत्म होती गई जी। लेकिन आज जो बड़ा चुनौती है, सफलता लोकतंत्र फैलता गया, और जो एक मतलब एक दलीय व्यवस्था या कहिए उसको आप तानाशाही व्यवस्था या अधिनायकवाद कह लीजिए, वो धीरे धीरे सिमटता गया। लेकिन आज पूरी दुनिया में जो संघर्ष चल रहा है वो सिर्फ ये संघर्ष है, और बहुत बड़े पैमाने पर, चूंकि टेक्नोलॉजी और ये सामरिक और विध्वंस की चीजें इतनी हो गई हैं कि अब ये महत्व नहीं रखता है कि आपकी आबादी ज्यादा है या कम है। सवाल है कि अब जिस तरह हम मुहाने पर खड़े हैं, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो खतरा शायद द्वितीय विश्व युद्ध में उतना बड़ा नहीं था जितना आज है, मैं बता रहा हूं आपको। और ये सीधी लड़ाई लोकतंत्र बनाम तानाशाही की है जी। जो भी जीतेगा इसमें, और मुझे विश्वास है कि लोकतंत्र जीतेगा। कारण उसका ये है कि देखिए, एक बार जिसने आजादी का, मनुष्य जो है ना, पक्षी भी देखिए आप ना, पक्षी भी फ्रीडम का स्वाद चखता है। जी बिल्कुल। एक और आखिरी बात कह दूं, जो आपने ये कहा था कि मीडिया के बारे में, मैं ब्रिटिश की संसद पर घुसते ही एक पत्थर पर लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारी बात से असहमत हूं, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि अंतिम सांस तक तुम्हारी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए लड़ता रहूंगा। जी। और इसी का प्रतिनिधित्व मीडिया करता है। जी। आप किसी नीति से आप अलग हो सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, और इसीलिए किया गया। लोकतंत्र की जो डिफिनीशन है, बहुमत का शासन जी और अल्पमत का आदर। जी। सुनील जी, आप कैसे देखते हैं जिस तानाशाही की तरफ इशारा रामकृपाल जी कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग रूप में उभर के वो सामने दिखाई देती है। अगर पड़ोस के एक देश में बात करूं तो वहां पर यही पता नहीं लगता कि सेना किसे प्रधानमंत्री बनाएगी और किसे हटाएगी, किसको कब बना दे प्रधानमंत्री। एक दूसरा पड़ोसी देश है जिसमें विस्तारवादी सोच के चलते जिस तरह का लोकतंत्र का मॉडल अपनाया गया है, वो भी अपने लिए सवालों के घेरे में रहता है। अमेरिका और दूसरे यूरोपीय जो देश हैं जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन वहां भी सवाल उठ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन चुनौतियों को? देखिए, लोकतंत्र की 3 जो बहुत विशिष्टताएं हैं, जो हमारे पैनलिस्ट ने भी कही, कि सबसे पहली विशेषता है जो अधिकार और कर्तव्यों पर आधारित होती है, स्वतंत्रता पर आधारित होती है, जिसके आधार पर ही उनकी प्रतिनिधित्वता अर्थात उनका पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन दोनों बढ़ा है। तो अगर हम देखें लोकतंत्र की खूबी, जो विश्व के बहुत सारे देशों ने इसको स्वीकारा है, उसमें एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसमें जनता की सहभागिता और उनकी प्रतिनिधित्वता दोनों बड़ी, अर्थात कहीं ना कहीं जनता सर्वोच्च है, वो संप्रभु भी है। लेकिन जो एक बहुत बड़ी चुनौती है वो ये है कि ये सहभागिता से समावेशिता की ओर जाती है, तो लोकतंत्र समावेशी लोकतंत्र बनता है। तो वो जो आखिरी पायदान पर व्यक्ति खड़ा हुआ है, जिसको गांधी जी ने कहा है लास्ट मैन, जब उसका से होगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो हमें लगता है कि लोकतंत्र और सफलता की ओर अग्रसर होता चला जाएगा। और अभी भी जहां जहां चंद अधिनायकवादी व्यवस्थाएं हैं, वहां ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक लहर धीरे धीरे लोगों के द्वारा जा रही है। और ये परिवर्तन का जो द्योतक है लोकतंत्र, वो एक ऐसा समय जरूर आएगा जब जो कुछ जो गैर लोकतांत्रिक राज्य हैं, देश हैं, वो भी लोकतंत्र की ओर अग्रसर हो जाएंगे। जी। सुरेश जी, लोकतंत्र के लिए आप सबसे बड़ी चुनौती किसे मानते हैं आज के समय में, जो दुनिया का परिदृश्य उभर के सामने आ रहा है? मुझे सबसे बड़ी चुनौती आज के दिन अंधविश्वास, धार्मिक जो अंधविश्वास है या फेनेटिसिज्म है, ये मुझे लगते हैं। विस्तारवादी ये भी हैं, और जितने भी जो प्रोटेक्शनिस्ट टाइप के लोग हैं, क्योंकि हमारा जो डेमोक्रेसी का वो फ्रेमवर्क है, उसमें हमारा ये रहता है कि लास्ट मैन इन द लाइन। वहाँ पर है कि फर्स्ट मैन, मतलब हमें प्रोटेक्शन चाहिए। हम उसमें रहें कि हम रूलर हैं या हम मिलिट्री के हेड हैं, तो हमारी प्रोटेक्शन इंश्योर्ड होनी चाहिए, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, चाहे कोई। तो ये जो हमारा एक दृष्टिकोण है वही डिफरेंट है। और जैसा कि हमारे पैनलिस्ट रामकृपाल जी ने कहा है कि यहाँ हमारे इस सिस्टम में पीपल इज द सोवरीन कौन है, हमारे लोग हैं।
मतलब जनप्रतिनिधि हैं, दैट इज द सोवरीन। और उनको जब चैलेंज अगर आता है, उनकी वॉइस कहीं दबती है या कहीं फेयर जो उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है या उनकी चॉइस नहीं मिलती है, जैसे जो पिलर हैं डेमोक्रेसी के, 3 पिलर कहे जाते हैं। एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दूसरा है कि राइट टू चॉइस, और तीसरा है पावर टू मेक लॉ एंड टू वोट फॉर टैक्स। ये 3 पावर हैं, और ये 3 पावर अगर आप देखें, इनडायरेक्टली बीइंग द पीपल्स, बीइंग द सुप्रीम, वो उनके लेजिस्लेटिव, उनके रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करते हैं। तो चैलेंज जहाँ तक है, वो जहाँ जिस उस पावर को, उनकी जो चॉइस को या फेयर इलेक्शन को या उसको चैलेंज करने वाली जितनी भी ताकतें हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, फेनेटिसिज्म, रिलीजियस फेनेटिसिज्म हो गया, या आपके दूसरे जो अंधविश्वास हो गए, और जितने चैलेंजेस हैं वो होते हैं। जी बिल्कुल, कट्टरवाद हो या आतंकवाद हो, ये ऐसी चुनौतियां हैं लोकतंत्र के लिए जिस पर आज विश्व चिंतन भी कर रहा है और उसका मुकाबला भी कर रहा है। लेकिन राम कृपाल जी, अगर मैं अपने देश की बात करूं, भारत की बात करूं, जिसका लोकतंत्र आज दुनिया के लिए एक मिसाल बना है, और जब मैं ये बात कहता हूं, क्योंकि अमृत काल आज़ादी का मनाया जा रहा है, मनाया गया, और अगर 75 साल पहले की बात करूं तो एक सवाल उठता था कि भारत इतना विविधता वाला देश है, इतनी भाषाएं हैं, संस्कृति अलग अलग है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की अगर बात की जाए, ये लोकतांत्रिक देश चलेगा कैसे आगे। लेकिन आज भारत ने अपना आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया और दुनिया ने देखा है इसको। उसके पीछे आप क्या मजबूत भाव देखते हैं, क्या मजबूत तत्व देखते हैं? ये मनोज जी, देखिए होता क्या है कि जिससे आप उम्मीद नहीं रखते, जैसे कहा ना, जब हम आज़ाद हुए तो पूरी दुनिया समझ रही थी कि ये क्या है, तो एक संघर्ष की बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। तो उस संघर्ष से हम लड़ते रहे। बहुत सारे देश जो थर्ड वर्ल्ड को चूज करके विकसित हुए थे, हमारा कोई सामान ले गया था, हमारे पास घर नहीं था, हमारा घर उजाड़ दिया था, हम बहुत अच्छे संपन्न थे, सब कुछ चला गया। तो वहाँ से जैसे कहते हैं ना कि संघर्ष करते करते हम जहाँ आज पहुँचे, निश्चित तौर पर हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व है। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, उपलब्धियों का उत्सव मनाने के में कहीं ये ना हो जाए कि आप जिम्मेदारियों को भूल जाएं। सबसे बड़ी जो हमारे लोकतंत्र के सामने, देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो चीज़ है वो तो हमारे मित्र ने बता दिया जी, हमारे सामने जो सबसे बड़ी चीज़ है वो अभी देखिए कुछ दिन पहले, उसका एक प्रतीक बताऊं आपको। क्या होता है, 2 शब्द होते हैं, एक होता है ओवरथ्रो, एक होता है विदरिंग अवे। जैसे क्या होता है, सांप का केचुल जितना नया आएगा उतना ही पुराना उखड़ेगा, आप उसको यूं नहीं कर सकते जी। तो जो ट्रांजिशन है आज़ादी के बाद से, हमारे यहाँ लिखा क्या जाता है, सिविल सर्विस जी। इसका मतलब हर आदमी जो है वो सेवक है, लेकिन आप सिविल सर्वेंट हैं, लेकिन आप मानते हैं कि मैं शासक हूं। तो ये जो मोदी जी ने अभी किया, राज को हटा करके कर्तव्य पथ जो किया है जी। एक हिंदुस्तान के सामने चुनौती ये है और पूरी दुनिया के सामने कि आप ये महसूस करें कि जनता जो है वो सत्ता की मालिक है जी। और आपको अपना प्रतिनिधि चुन करके सेवक के रूप में बिठाया, जिसको मोदी जी कह रहे हैं जी। बिल्कुल, अधिकार और कर्तव्य पथ पे चलना, यही लोकतंत्र को और मजबूत बनाता है। डॉक्टर सुनील, आप क्या इस मजबूती का भाव देखते हैं जो भारतीय लोकतंत्र है, इसका जो तत्व है वो क्या मजबूत तत्व है, लोकतंत्र ने इसको जोड़ के रखा? देखिए, ये जनशाही है, जनसत्ता की संप्रभुता है, और इसमें जो जनता है, जो मतदाता के रूप में प्रकट होती है, वो सर्वोपरि है, संप्रभु है। और भारतीय जो लोकतंत्र है वो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र से मूल्यात्मक लोकतंत्र की ओर अग्रसर हो रहा है, जहां समानता, न्याय, अधिकार, कर्तव्य, स्वतंत्रता, इन सबको सुदृढ़ करके कैसे एक अंतिम व्यक्ति को वो न्याय मिल सके, उसकी समावेशिता भारत की व्यवस्था के अंदर आ सके, इसका प्रयास चल रहा है। और हम इन 75 वर्षों में हमने इस लोकतंत्र को और अधिक समावेशी बनाने का प्रयास किया है। और जब अंतिम व्यक्ति इस लोकतंत्र के
भागीदारी के साथ, प्रतिनिधित्व के साथ समावेशित भी होता चला जाएगा, तो हमें लगता है कि हमने उन मूल्यों को प्राप्त करने में सफलता हासिल कर ली है। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, और विविधता ही भारतीय लोकतंत्र की खूबी भी है, शक्ति भी है, जिसने इस देश को, लोकतंत्र को मजबूत किया है। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा।